जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम सभी हमारे जुड़े हुए साथियों से आग्रह करूंगा कि सभी हमारे साथी जब जिसका नाम पुकारा जाएगा वहां वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कमलेश बौद्ध जी हैं और हमारे बीच में राष्ट्रीय आईटी सेल के प्रभारी मुकेश बौद्ध जी भी आज की इस मीटिंग में जुड़े हैं। तो मैं थोड़ा बाहर चला गया था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं जी, अब कंटिन्यू रहेंगे। हाँ। मैं सर्वप्रथम मैं आग्रह करता हूं हमारे कार्यक्रम की आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय CS बौद्ध जी, वो आए और आज के दिशा निर्देश जारी करें। हेलो, CS बौद्ध जी। CS बौद्ध बैठे हैं क्या? दिख तो नहीं रहे अभी, नाम नहीं दिख रहा शायद उनको। हाँ, अभी नहीं जुड़े हैं। मैं तो अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं जिले के सह संयोजक बासुदा से बिलोंग करने वाले माननीय TR रस्तोगिया जी साहब। उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के इस वेबिनार में अपनी बात रखें। जी बोले रस्तोगिया साहब, माइक अनम्यूट हो गया। हाँ सर, कार्यक्रम की रूपरेखा रखना है और इसके बारे में मुझे पता नहीं, तो कार्यक्रम की रूपरेखा आज की जो मीटिंग का उद्देश्य क्या है ये मुझे नहीं है। संगठन विस्तार के संबंध में है सर जी, आपको पहले भी मैसेज किया जा चुका है। संगठन विस्तार में आपका क्या बिंदु है, आपका क्या सुझाव है, इस बारे में बात रखें। सुधारने की बात नहीं आप सोचेंगे और नहीं कभी करेंगे। कार्यक्रम संगठन के बारे में पुराने। जी सर। हेलो, IT सेल प्रभारी जी रख देंगे संगठन के बारे में जानकारी, फिर सब बोलते चलेंगे संगठन का जिले में कैसे। हाँ जी, विदिशा जिले के अध्यक्ष जी कहाँ हैं? विदिशा जिले के अध्यक्ष जी। हेलो, हमारे सम्मानीय विदिशा के अध्यक्ष जी कहाँ हैं? जुड़े हैं सर, वो जुड़ गए हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिए सर। CS बौद्ध साहब। हाँ CS बौद्ध जी जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माइक अनम्यूट कर लीजिए बौद्ध साहब। अनम्यूट कर लीजिए CS बौद्ध साहब। जी हो गया। काफी लेट हो गए। रखें, बातें रखें, CS जी बात रखें। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भारत आज के सभी सदस्यों को मेरा क्रांतिकारी विदित होगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा समस्त भारतवर्ष में सभी जिलों में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
आगे में ले जाने के लिए हमने ये मीटिंग रखी है। और जानने के लिए हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हम भगवान गौतम बुद्ध के बारे में और बाबा साहब के बारे में सभी को बताते हैं, इसके बाद ही हम बात रखते हैं। मैं भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि बंधन नमन। और आगे की बात मुझे पता नहीं कौन रखेंगे, तो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय, तो आप बताते चलें जो भी आपके भक्तगण हैं, कौन कौन को बोलना है, आप उनको नाम पुकारते चलें तो वो बोलते जाएंगे। जी बताएंगे। तो संचालक जी बताएंगे क्या? जी ये अपने बात रख चुके सीएस जी, माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात रख चुके हैं। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, जैसा कि आप लोगों को जो मैसेज किया गया था उसमें स्पष्ट आज का विषय रखा था कि संगठन के विस्तार पर चर्चा होना। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र भारत में अपना है और उसका विस्तार हो रहा है। सभी प्रांतों के अलावा हम अपने 80% जिले में इसका संगठन तैयार हुआ है, तैयार हुए हैं। उसी क्रम में विदिशा जिले के साथियों को इस संबंध में अवगत कराया जाए कि अत्र तत्र सर्वत्र जहां देखने को मिलता है, हमारे बहुत सारे साथी जो बहुजन समाज को बिलोंग करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयकारा लगाते हैं, तथागत बुद्ध की बात करने में ये आता है कि जब कोई ऐसा पूरी कोशिश की जाती है कि, लेकिन मिशन से हट के इंडिविजुअली लाइफ को जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसा देखने में आता है कि वो उनकी लाइफ जो है मझधार में पड़ी हुई है। ना वो मिशन के हैं, ना हम मिशन को मानने वाले लोग हैं, ना हम जो रूढ़िगत परंपरागत जो व्यवस्था चली आ रही है ना उसके हैं। क्योंकि बाबा साहब का नाम बाबा साहब के स्थान पे लिया जाता है, अन्य दूसरे स्थानों में पारिवारिक कार्यक्रमों में, मांगलिक कार्यक्रमों में अभी तक हम मिशनरी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नहीं हुए। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मकसद, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संपूर्ण जीवन काल में बहुत सारे संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद और हमको जो अंतिम रास्ता बताया है वो बुद्ध का मार्ग बताया है। जब तक इस देश में बुद्ध का मार्ग पर हम उनके अनुयायी नहीं चलेंगे तब तक उनके अनुयायियों का भला होने वाला नहीं है। इस देश में मानवतावादी विचारधारा का संचालन हो, मानवतावादी विचारधारा कायम हो, इस दिशा में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम करने के लिए तत्पर है। और सही निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम मिशन की बात करें, मिशन को माने, उसको अपने जीवन में अपनाएं। इसी के तहत मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपनी मांगों को लेकर, अपने हक अधिकारों के लिए तरह तरह के संगठन बनाते हैं। यदा कदा जब कोई विशेष बात होती है तो हम आंदोलन भी करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, हड़तालें भी करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो हक अधिकार दिए संविधान में, उसके तहत हम अपने हक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सारी एक्टिविटीज करते हैं।
चूंकि वो हक अधिकार हमको सरकार कहीं ना कहीं से उनका क्षरण करती है, उनको देती नहीं है, इसलिए हम आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, संगठन बनाते हैं और कई हजारों संगठन बाबा साहब के नाम से, मिशन के नाम से बने हुए हैं। मैं एक बात को सोचता हूं कि हम इतने सारे आंदोलन करते हैं, क्योंकि वो हक अधिकार हमको नहीं मिलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं या तो सरकार कहिए या कोई और दूसरी व्यवस्था के तहत वो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए संविधान में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो विशेष सुविधाएं हमारे लिए संविधान में वर्णित किए हैं, उनमें से ही एक आर्टिकल 25 है। धर्म को मानने के लिए हमें किसी आंदोलन की करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानने के लिए, तथागत बुद्ध की बात को मानने के लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, किसी धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें अपने अंदर नैतिकता को जागृत करके धर्म के मार्ग पर अनुसरण करने के लिए हमें निष्ठा और ईमानदारी की जरूरत है। इस दिशा में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बार बार देश के लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों के, बहुजन महापुरुषों के अनुयायियों को ये बात बताती रहती है। तो इस दिशा में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये लक्ष्य है और बड़े स्तर पर राष्ट्रीय लेवल पर इसका संगठन किया जा रहा है। आप जूम वेबिनार हैं उसमें आज का ये वेबिनार जो है, इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आपको 16 तारीख को रविवार को शाम को जो मैसेज शेयर किए गए थे, उसमें विषय स्पष्ट था कि आज का जो वेबिनार है आरबीएम विदिशा का, वो संगठन के विस्तार पर चर्चा है। आज की कंडीशन में जिले के संयोजक माननीय सीएस बौद्ध जो आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो जिले के संयोजक हैं। गत वर्ष हमने ब्लॉकों के एक एक दो साथियों को उसमें कार्यकारिणी में शामिल किया गया था, लेकिन हमने खास इस दिशा में काम नहीं किया है। हम ये चाहते हैं, माननीय सीएस बौद्ध जी की अध्यक्षता में ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जिला विदिशा की जो कार्यकारिणी है वो स्पष्ट रूप से आगे आए और इस दिशा में काम करे और सच्चे अनुयायी बनकर नैतिकता के साथ, क्योंकि धर्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धर्म है, इस दिशा में हम आगे आए और ब्लॉक स्तर पे संगठन के विस्तार के संबंध में अपनी रणनीति तय करें और जो साथी जिम्मेदारी लेना चाहें वो आगे आकर के और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। वरना इस देश में तमाम प्रकार के संगठन बन रहे हैं, बाबा साहब के नाम से संगठन बन रहे हैं, बहुजन महापुरुषों के नाम से संगठन बन रहे हैं और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे हक अधिकार यदि हमको हमारे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर उनके आंदोलन के तहत, उनके ऐतिहासिक आंदोलनों से सबक लेकर के यदि हम एक नहीं हुए, मिशन के नाम पर ही अलग अलग होते रहे और सही दिशा में हमारी रणनीति हमने तय नहीं करी, तो आज जो तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो हमारे आरक्षण की बात हो, शासकीय सुविधाओं में जो हमको सुविधाएं मिलना चाहिए, जो हमारा हक अधिकार होना चाहिए, जो हमारी हिस्सेदारी होना चाहिए, हर क्षेत्र में वो एकदम प्रायः समाप्त होती जा रही है और संगठन हाथ पे हाथ धरे बैठे। चूंकि इस देश की सत्ता साहबानों को ये मालूम है कि ये लोग टुकड़ों में बटे हैं। हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जब तक हम ये प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक हम बिना किसी को दिखावा के ये संदेश देश में नहीं देंगे कि ये बहुजन समाज के लोग असली बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के अनुयायी हैं, इन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं सिर्फ और सिर्फ उनके तहत ये आगे चलते हैं, उन्हीं को अपने मन में धारण किए हुए हैं। तो हमारा कोई भला जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा और संगठन के नाम पर विखंडन होते रहेंगे। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं, चूंकि आज का जो वेबिनार का समय है वो ज्यादा नहीं है।
हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कमलेश बौद्ध जी, प्रांतीय संयोजक आरबीएम मध्य प्रदेश आज जुड़े हैं। वो खास करके आज अपनी बात रखेंगे और सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि उनकी बात को खास तौर से सुने और उनके जो निर्देश प्राप्त हों उन पर चलने की कोशिश करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रांतीय संयोजक महोदय माननीय कमलेश बौद्ध जी आए और आज की विदिशा जिले की संगठन पर विस्तार चर्चा नामक ये वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय कमलेश बौद्ध जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए साहब। जी माइक अनम्यूट हो गया। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे यहाँ क्या लाइट चली गई है अभी? जी जी बात रखें सर। तो अंधेरे में हम दिखाई नहीं देंगे आपको, अभी फिलहाल कम कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये है कि सभी साथियों को हम सुन रहे थे और संगठन विस्तार की जो आज मीटिंग रखी है विदिशा जिले की, बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले मैं करुणा के सागर तथागत बुद्ध से लेकर सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य माननीय एस भारती साहब, आईटी सेल के हमारे मुकेश जी, जिला अध्यक्ष CS बौद्ध जी, अन्य सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारती साहब बता रहे थे, NS भारती जी, कि कई प्रकार के संगठन हैं, कई प्रकार की बातें हैं। इस बात को स्पष्ट समझना ये जरूरी है कि मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है, राज उसी का होता है। जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है। सर आवाज चली गई। अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर? बीच में क्या नेटवर्क वो हो गया था डिस्टर्ब? हाँ आ रही है जी। आज आप सर जी कहना था जी आ रही बाबा मान्यवर कांशीराम साहब के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और धर्म का जो सार है नैतिकता, उस नैतिकता के लिए जो बातें होती हैं, अगर हम उन बातों को समझ पहुंचाने का काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा साथ होगा, हमारा साथ देगा। अगर नहीं करते, समाज से चर्चा नहीं करते हैं तो हम संगठन के कोई भी पदाधिकारी बनकर कोई भी आपसे जुड़ने नहीं जाएगा। इसी तरह वही अनुरोध है कि जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ठीक नहीं आ रही। ठीक से नहीं आ रही है? हाँ थोड़ी सी बीप हो रही है। आ रही सर, कट कट के आ रही है आवाज, उसको स्पष्टता नहीं है। हो सकता है नेटवर्क की भी प्रॉब्लम। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम तो है थोड़ी, लेकिन आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही है? आ रही है आ रही है सर। हाँ रखिए सर, बात रखिए। तो सभी पदाधिकारियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बातें जन जन तक पहुंचाएं। जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि जब तक हजारों की भीड़ नहीं होगी तब तक समाज खड़ा नहीं होगा। मैं ऐसा कहता हूं साथियों के जो महापुरुषों से सीखा है, जितने भी हमारे 150 महापुरुष हैं, अलग अलग समय में उनका जन्म हुआ और सभी ने अपना समाज पर भरोसा बनाकर समाज के लिए एक बड़ी क्रांति पैदा की। तो ये कैसे संभव हुआ? वो अकेले थे। तो लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं, क्या कर लेंगे।
तो हम अकेले क्या हजारों लोग भी मिलकर अगर अपने अंदर धम्म और नैतिकता पैदा नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे लाखों लोग इकट्ठे क्यों ना हो जाएं। और अगर हम नैतिक बनते हैं और अकेले भी रहते हैं तो वो नैतिकता लाखों लोगों को आपके पीछे खड़ा होने के लिए मजबूर कर देगी और एक दिन ऐसा होगा कि आप अकेले ही उस काम को मंजिल तक ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और हर व्यक्ति अगर इसी बात को समझ ले, एक सिपाही समझ ले, हमें नैतिकता का ध्यान रखना है, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सिपाही हैं, तो मान के चलिए कि एक समय ऐसा होगा कि भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा होगा। एक एक व्यक्ति जब पूरी दुनिया में किसी नैतिकता के आधार पर अपनी पहचान बना सकता है तो हर व्यक्ति अगर नैतिक होगा तो सोचिए कि हम कितना बड़ा प्रभाव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बना पाएंगे। तो सम्मानित साथियों, इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हमें नैतिक बनना है, ईमानदार बनना है और ईमानदारी से समाज का काम करना है। 10,000 क्या 1 लाख संगठन भी हैं तो हम उनकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि वे 1 लाख संगठन जो हैं उनमें क्या नैतिकता है, और अगर नैतिक कोई संगठन है तो हमारा उससे कोई कंपटीशन भी नहीं है। क्योंकि नैतिक जो है तो हम तो खुद नैतिक बनाना चाहते हैं, अगर कोई नैतिक बना हुआ है, किसी संगठन के लोग नैतिक हैं तो हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम तो नैतिक लोगों को तो पसंद करते हैं, वो हमारे विरोधी नहीं है, वो तो नैतिकता का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो साथियों, जो नैतिक संगठन है उनसे हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अनैतिक संगठन है जिनसे उनकी भी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समाज इस दोनों का हिसाब रखता है। तो साथियों, आज विदिशा जिले की जो बैठक है, बैठक में सभी साथी इस बात पर गौर करें, जोर दें कि अपने आप को नैतिक बनाकर समाज के बीच में प्रस्तुत करें, और खासकर CS बौद्ध जो जिलाध्यक्ष हैं, विदिशा की बड़ी जवाबदारी आपके पास है। आप सतत लोगों से संपर्क रखें और संगठन को जिले में कैसे विस्तार करना है इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आपने पहले भी मेरी बात सुनी होगी। आपके यहाँ जितनी भी तहसील हैं, आप हर तहसील का डाटा इकट्ठा करिए, माननीय भारती साहब के सहयोग से करिए, अन्य बहुत सारे साथी हैं। लटेरी में आपने 400-500 लोगों का प्रोग्राम किया था, हम लोग आए थे। तो ये सब इतने बड़े बड़े आपने कार्यक्रम किए हैं, तो इस सबका जब हम सतत संपर्क नहीं रखेंगे तो निश्चित है लोग यहाँ वहां भटक जाते हैं। तो हमें सतत लोगों से संपर्क बनाए रखना है, क्योंकि हम जिले की महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हैं, जिले की बड़ी जवाबदारी हमारे पास है। तो आप सतत सभी जगह एक अपना रजिस्टर बनाइए और उस रजिस्टर को पर डे पढ़िए। संगठन का हर व्यक्ति को एक अपना रजिस्टर बनाना चाहिए और रजिस्टर का पर डे अध्ययन करना चाहिए कि मेरे किस तहसील में कौन लोग हैं, किससे मेरी कितने दिनों से चर्चा नहीं हुई है, किन से मेरी काफी दिनों से बात नहीं हुई। तो ऐसे सभी साथियों से हमें चर्चा करते रहना है और बात करते रहना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो है आज मैं आपको दिख रहा होगा कि मैं आज एक अलग जगह बैठ के बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज क्वारंटाइन हो गया हूं और अलग मेरी व्यवस्था हो रही है। इसी टाइम ये रहा क्योंकि अभी मेरी जांच जो रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट के आधार पे मुझे अपने ही घर में ऊपर छत पे मेरा डेरा अभी रखाया जा रहा है। ये देखिए आप सब साथी, तो अच्छा है। लेकिन आप सब साथियों से मेरी चर्चा हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और सभी से बस मेरा यही कहना है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए, लॉकडाउन में काम करिए, और लगातार जब आप काम करेंगे, संपर्क बनाए रखेंगे, तो निश्चित है लोग आपसे प्रभावित भी होंगे और आपकी नैतिकता से भी प्रभावित होंगे और आपके साथ लोग खड़े होंगे। तो आप लगातार सतत लोगों से संपर्क बनाइए, लिस्ट बनाइए और काम करिए। जो साथी नए हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, उन साथियों से मेरा अनुरोध है कि आपको जो भी संगठन से संबंधित आपको लगता है, निश्चित है कि आप मिशनरी साथी हैं, कहीं ना कहीं मिशन में आप काम कर रहे हैं, और जब आप मिशन में काम कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपकी जिज्ञासा होती है कि इस संगठन में क्या हो रहा है। तो आदरणीय भारती साहब हैं, हमारे बादल साहब हैं, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं खुद भी हूँ आपके साथ। अगर किसी को कोई संगठन को लेकर जरा सा भी संशय है, आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है, तो आप सीधे मुझसे, हम किसी से भी बात करके अपने उसको मिटा सकते हैं। मध्य प्रदेश से IT सेल मुकेश जी हैं, तो वो भी हमारे बहुत जवाबदार साथी हैं, तो आप हमसे किसी से भी चर्चा कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा हमारे जो है कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, आप कभी भी चर्चा कर से हमसे बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत अच्छा भाषण कोई आएगा और जोशीला भाषण देके चले जाएगा, लेकिन उसके जोशीले भाषण के बाद उसका चरित्र क्या है, उसके चाल चलन कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण बात होती है। और अगर आप बाद का जो उसका चाल चलन ठीक नहीं है, बाद की उसकी गतिविधियां ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों से जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आप आकलन करें कि जो साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम कर रहे हैं, क्या उनकी गतिविधियां भी उनकी जैसी हैं क्या,
क्या ये भी कोई अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं क्या? ये बात का आकलन समाज को करना है और समाज के लोगों को इसकी रिपोर्ट भी करनी है। अगर आपके यहाँ जिलाध्यक्ष में कमियां हैं, जिलाध्यक्ष को आप सीधे बात करें, नहीं समझते हैं तो हमें बताएं। तो हमें नैतिकता का विशेष ध्यान रखते हुए अपने को काम को आगे बढ़ाना है और संगठन की सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी संगठन की जो ताकत होती है, टाइम, टैलेंट, तो हमें ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो टाइम भी देंगे वो और ट्रेजरी भी हमारे पास रहेगी, तो संगठन और तेजी से आगे बढ़ेगा। सदस्यता अभियान चलाते रहें। सदस्यता के लिए कूपन मुझे लगता है भारतीय साहब दिए हैं आपको, है ना? कूपन है साहब वहाँ नहीं विदिशा जिले में सदस्यता वाले जो कूपन दिए थे सीएसजी पे हैं। तो सीएसजी कुछ प्रोग्रेस है उसकी, तो उस पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए। मुझे आप पर्सनल बताइए कि आपने क्या प्रोग्रेस की, कितने सदस्य आपने बनाए हैं और जो साथी अपनी बात रखना चाहें, जिसे कहना चाहें, तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको दे दूंगा, आप मुझसे बात करिए। जो साथी नए सुन रहे हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास रहेगा, आप जब चाहे मुझसे चर्चा कर सकते हैं और संगठन को लेकर जितनी भी आपके अंदर जिज्ञासा है, जितनी भी आपके मन में बातें हैं, हम आपका ज्ञान के अनुसार उनको करने का प्रयास करेंगे और अगर आपके पास कोई अच्छी बात है तो वो भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संगठन के लिए एक मजबूत सिपाही की हर जगह जरूरत होती है। जैसे देश में जरूरत है एक मजबूत सिपाही की, वैसे एक जिले में होती है। और मैं बता दूं कि किसी राष्ट्रीय लेवल तक का कितना भी बड़ा अंतरराष्ट्रीय लेवल का संगठन क्यों ना हो, सबसे बड़ी अगर मजबूत कोई चीज होती है तो जिला अध्यक्ष होता है। जिला अध्यक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी संगठन का कोई पद नहीं होता है, क्योंकि जिला अध्यक्ष जो होता है, जिलाध्यक्ष जो होते हैं किसी भी संगठन के, वही जिले में सबसे बड़ा काम करके जमीन तक संगठन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं CS बौद्ध जी से ये कहना चाहूंगा कि आप एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए और सभी तहसीलों में अपने संपर्क बनाइए और हर तहसील में जल्दी से जल्दी आप अपना संगठन का गठन करें और संगठन के लोगों से संपर्क में रहें, क्योंकि आप संपर्क में नहीं रहेंगे, 6 महीने में एक बार बात कर लेंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको सतत संपर्क में रहना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से आपको चर्चा करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों से जुड़ सकते हैं, लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। तो आपको ये भरोसा है, आपको ये मत सोचिए कि मेरी उम्र कम है। आप देखिए कि मनुवादियों के बच्चे होते हैं, 23 साल में मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं, 23 साल में प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं और हम लोग क्या आप एक संगठन के जिलाध्यक्ष बनकर हम जिले में अपना रुतबा कायम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन हमें काम करने की आवश्यकता है। जब आप अपने सीनियरों से बात करेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा। जब आप अपने सीनियरों से मिलेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। जब आपकी कोई समस्या, आप काम नहीं करते तो आपके मन में सवाल नहीं पैदा होते। आप काम करेंगे तो सवाल पैदा होंगे, आप काम करेंगे तो आपके मन में जिज्ञासा पैदा, कई प्रकार की बाधाएं आएंगी और जब बाधाएं आएंगी तो आप हमसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि सर इसमें इस तरह की समस्या आ रही है, हम कैसे काम करें? तो आपको काम करने के लिए सतत संपर्क जब करेंगे लोगों से तो आपके मन में प्रश्न भी पैदा होंगे, समाज से भी प्रश्न आएंगे और उनके जवाब ढूंढने के लिए आप हमसे भी बात करेंगे और भी अन्य जगह से किताबों के माध्यम से सवाल ढूंढने का प्रयास करेंगे, यूट्यूब से ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो आप एक्टिव होंगे और जो आपकी एक्टिवनेस है, जो आपकी युवा ऊर्जा है, वो तब समाज को दिखाई देगी और उसके बाद ही समाज आपसे जुड़ेगा। तो साथियों, सभी से मेरा कहना है कि अगर आप युवा हैं या किसी संगठन के पदाधिकारी हैं तो पदाधिकारी तो बहुत हैं। जैसे 10,000 संगठन है तो 10,000 राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, फिर हजारों जिला अध्यक्ष होंगे, लाखों तहसील अध्यक्ष होंगे। उनका क्या महत्व है? उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो आदमी काम करता है उसकी वैल्यू होती है। तो आपकी काम से पहचान है। आज लाल कृष्ण आडवाणी एक समय काम करते थे, भारत में भारतीय जनता पार्टी में उनकी बहुत बखत, आज काम नहीं कर रहे हैं, कल चुपचाप घर में बैठे हैं, वक्त खत्म हो गई। तो जब तक आदमी का नाम अच्छा नहीं होता है, शकल अच्छी नहीं होती है, सबसे अच्छा होता है काम। आप किसी बहुत सुंदर बहू आप अपने घर में लाते हैं और वो काम नहीं करती है तो कुछ दिनों बाद हमें वो बुरी लगने लगती है। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आदमी कितना भी स्मार्ट बंदा हो और उसकी शादी कर दो, अगर कुछ काम धंधा नहीं करता, सही घर नहीं चला पाता है, तो उसको भी उसकी वो घर वाले, ससुराल वाले पक्ष जो सारे लोग हैं उसको नकार देते हैं कि ये काम नकारा है। शकल सूरत भले अच्छी हो लेकिन उसको नकारा कह के पूरा समाज उसको नकारा घोषित कर देता है। तो आपकी पहल सिर्फ काम में है और इंसान का नाम भी नाम भी नहीं सुना कि वह जाति क्या होती है। तो सोचिए कि बुद्ध इतना श्रेष्ठ ज्ञान होगा कि जो ऑलरेडी इतने ऊंचे स्थान पे हैं, इसके बाद भी उसको छोड़कर बुद्ध के पास जाना चाहते हैं। तो वास्तव में बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है। उसको हमें हासिल करना है और हमें भारत की दुनिया में वही पहचान बनानी है कि हमें लोग ये ना कहें कि ये इनके साथ छुआछूत होती है।
इसलिए ये बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, बल्कि बुद्धिज्म का श्रेष्ठ ज्ञान हमें हासिल करके समाज को बताकर और एक भारत में समतामूलक समाज की स्थापना करनी है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और मैंने जैसा आपको बताया कि आज से मैं क्वारंटाइन हुआ हूँ और वैसे पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मुझे ना कोई बुखार आ रहा है, ना ही मेरे कोई वो है, थोड़ा-सा हल्का-सा कड़वा मुँह हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय क्रांति संयोजक महोदय, आपने अच्छा निर्देश किया हम सबको। और मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में बासोदा से माननीय आर.एस. पहाड़िया जी हैंड्स अप कर रहे हैं, वो जुड़े हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो भी आज की इस वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय आर.एस. पहाड़िया बासोदा से। आर.एस. पहाड़िया जी को मुकेश जी नाम स्पष्ट लिखा है, अनम्यूट कर दें उनको। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। पहाड़िया साहब, साथियों सभी को जय भीम। जय भीम। जय भीम साहब, सभी साथियों को जी। वीडियो भी खोल लीजिए सर जी। आपका जो वीडियो है वो भी ओपन कर लीजिए, स्क्रीन को टच कीजिए, वो वीडियो जो रेड हो रहा होगा उसको वाइट कर दीजिए। जय भीम साथियों। हाँ जय भीम साहब। आप सब लोगों के साथ जुड़कर अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और पहली मीटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। आप लोगों को सबसे ज्ञान शिक्षा प्राप्त करूंगा, और जो भी आप बताइए बात नहीं कि आप काम करोगे तो पहचान होगी, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और सबको साथ लेके चलेंगे। सर कुछ सुझाव रखें संगठन को विस्तार के बारे में, क्या कर सकते हैं, क्या सब चीजें। आप सीनियर हैं, मुझे ऐसा लगता है आपको अनुभव होगा काफी और जानकारी भी होगी। जो नए साथी जुड़े हैं उनको जुड़ा हूँ मैं सब जो लोगों के नए साथ साथी में, हैं उनको भी नए साथियों उनको को थोड़ा जोड़ेंगे अपन अनुभव, क्योंकि जब इस वर्तमान जो चल रहा है उसको समय को देखते हुए अपन लोगों को सब एकत्रित होकर काम करना है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि परिवर्तन ही अपन को आगे बढ़ाएगा। परिवर्तन नहीं लाएंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सभी साथियों को भी मैं सलाह देता हूँ कि भाई पुराने रूढ़िवादी सब खत्म करें और नए सिरे से अपनी शुरुआत करें। और सर सभी जो हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जितनी भी जूम मीटिंग होती हैं, आप समय निकाल कर उनमें भी जुड़ने की प्रयास करें। रविवार को होती हैं, शनिवार को भी होती हैं, प्रत्येक सोमवार को शाम को हमारा संविधान वाचन होता है ना, जिसमें हमारे आर.सी. धीमान प्रोफेसर साहब बहुत ही अच्छे से जानकारी देते हैं। मैं ये बात सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ जितने भी साथी आज जुड़े हुए हैं, RBM की तरफ से मैं सभी को ये दोबारा पुनः बता रहा हूँ ये जानकारी। और प्रत्येक बुधवार को बुद्ध और उनका धम्म का वाचन, जैसे कल बुधवार है, प्रातः 7 बजे से बुद्ध और उनका धम्म का वाचन इसी आईडी पासवर्ड से प्रत्येक बुधवार को होता है। प्रत्येक सोमवार को शाम को संविधान वाचन होता है। तो ये कुछ हमारे जरूरी जो संगठन के जो गतिविधियां हैं इस जूम के माध्यम से चलती हैं, तो सभी साथी जितने भी आज जुड़े हुए हैं तो समय निकाल कर बिल्कुल जुड़ा करें, क्योंकि इससे हमको काफी नॉलेज मिलेगी, काफी जानकारी मिलेगी। ठीक है सर, कल भी मीटिंग में बैठता हूँ कल भी। ठीक है सर, धन्यवाद आर.एस. पहाड़िया साहब, आज आपने अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं कि आगे आप सक्रिय रूप से स्पष्ट रूप से अपनी बात रखेंगे, अपने सुझाव देंगे। और मैं देख रहा हूँ इस लिस्ट में हमारे बीच में विदिशा से प्रकाश माथुर जी जुड़े हुए हैं। उनसे आग्रह है कि वो भी अपनी कुछ शब्द आज की इस वेबिनार के लिए रखें। माननीय प्रकाश माथुर जी, विदिशा। जी प्रकाश जी, आपको ऑप्शन दे दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए माइक को। जी अपनी बात रखें आज की वेबिनार में। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को सम्मान। जय भीम। मेरा एक यदि वीडियो ओपन हो जाए तो कर लीजिए।
सॉरी सर, लाइट अवेलेबल नहीं है तो वीडियो ओपन नहीं हो पाएगा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि संगठन अपने भारत में कहीं चल रहे हैं अपनी समाज के, लेकिन ये संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? ये संगठन क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि घर में भी एक सदस्य रहता है, अगर वो सदस्य सभी उसकी बात मानते हैं तो वो सदस्य के पास पावर रहता है। लेकिन अपने समाज की स्थिति ये है कि संगठन तो कई प्रकार के हैं और कई संगठन है, लेकिन अपन लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो ऐसे संगठनों का क्या मतलब है? इससे तो आप और बिखरते जा रहे हो। लेकिन ये किसी ने और ध्यान नहीं दिया कि जितने भी संगठन है उनसे सबसे पहले उनसे बात की जाए कि आपका उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। जब आप लोगों का सबका एक उद्देश्य एक होगा तो आप अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे संगठन कहीं बनेंगे और बनते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने भी कहा था कि आप संगठित रहोगे तो ही कुछ प्रोग्रेस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि कुछ भी प्रोग्राम होता है तो लो भाई साहब संगठन बना लीजिए, एक और संगठन बना लीजिए। ऐसे संगठनों से कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा ऐसे करते रहोगे ना तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। बाबा साहब ने साफ कहा था कि जब तक आप अच्छे से संगठित नहीं होगे तब तक कोई मतलब नहीं है। अब देखो, कम से कम अपने बीएसपी के संगठन, कितने प्रकार के संगठन चल रहे हैं, लेकिन कई प्रकार के लोग हैं, सब अलग अलग अपने विचार रख रहे हैं। तो इससे अपने समाज में खुद फैल फूटी है। अब कम से कम एक ही घर में 4 सदस्य होंगे, 4 संगठन में ऐड होंगे, तो अब वो कौन से संगठन की बात माने? तो इसमें और भ्रम फैल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं जवाब दूं आपकी बात पर। जी, क्या नाम बताया आपने? प्रकाश माथुर जी। जी जी, अध्यक्ष जी अपनी प्रकाश माथुर जी के सवालों का उत्तर हमारे अध्यक्ष जी दे रहे हैं। वीडियो ऑन कर लीजिए सर, आपको पता तो चले। वीडियो ऑन कर लीजिए प्रकाश माथुर साहब। सर एक्चुअली सर लाइट नहीं है तो वीडियो ओपन करने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, चेहरा बताने नहीं चाहते। नहीं, चेहरे से कोई आपत्ति नहीं है सर। हम आपको पहचान लाइट कभी मिले कहीं तो दिक्कत नहीं होगी। मैं जानता हूँ प्रकाश जी को, मैं जानता हूँ। जी। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सभी संगठन एक उद्देश्य कहा जाता है, लेकिन सभी संगठन का एक उद्देश्य नहीं होता। नहीं सर, एक मिनट सर, आज के टाइम पे जो संगठनों का उद्देश्य चल रहा है कि सत्ता पाने के लिए, लेकिन जब अपन आपस में बटे हैं तो अपन सत्ता कैसे हासिल करेंगे, आप बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। देखिए, संगठन 3 प्रकार से बनते हैं। एक संगठन बना है बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजनों को सत्ता तक पहुंचाना चाहती है, और कुछ संगठन बने हैं ऐसे लक्ष्य तक पहुंचते हुए साथियों को रोकने के लिए, और एक बना है संगठन धम्म के लिए। तो हमें ये तीनों संगठनों को अलग अलग तरह से समझना पड़ेगा। अब हम क्या कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की आप बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को लक्ष्य तक पहुंचना है, बिल्कुल पहुंच रही है, अपना काम कर रहे हैं। अब उसको रोकने के लिए जो संगठन बने हैं, हम कहते हैं कि उनसे भी हम चर्चा करें। तो उनने तो रोकने का काम लिया है, तो हम उनका उद्देश्य रोकना है, पार्टी का काम लक्ष्य प्राप्त करना है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो काम है वो धम्म के सांस्कृतिक परिवर्तन, नैतिक ईमानदार लोग पैदा करेंगे। आप ईमानदार हैं, आप नैतिक निर्णय लेंगे, और अगर आप नैतिक ईमानदार नहीं हैं तो आप समाज के हित में निर्णय नहीं लेंगे, आप अपने हित में निर्णय लेंगे। तो तीनों प्रकार के लोगों को हम एक करने की बात करते हैं। तो धम्म के साथी जो हैं, नैतिक हैं, वो तो हर जगह अच्छी जगह शामिल रहेंगे। धम्म के लिए कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है, आज मैं लगातार देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कहीं क्या हो रहा है कि भीम नाम सत्य है। जब किसी की मौत हो जाती है तो कोई कहता है भीम नाम सत्य है, कोई कह रहा है कि बुद्ध नाम सत्य है, कोई कह रहा है रविदास नाम सत्य है। तो हमारी जब संस्कृति एक नहीं होगी तो हम एक विचार से नहीं हो सकते। आज मुस्लिम चाहे कहीं भी रहे, लेकिन वो अपनी एक मस्जिद, एक नमाज, एक ईद, एक त्योहार मनाता है। आज चाहे पूरे देश में कितनी भी कम संख्या क्यों ना हो, लेकिन वो एक मत है, एक साथ है। आज हमारी बहुजनों की जो संस्कृति है उसमें भिन्नता लाई जा रही है, और उसकी भिन्नता को खत्म करने के लिए पूरे देश में कैसे बुद्धिज्म के संस्कार होंगे, कैसे बुद्धिज्म बढ़ेगा, कैसे हमें एक मत रहना है, कैसे नैतिक लोग बनना है, और कैसे गलत लोगों की पहचान करके उनको समाज से बहिष्कार करना है, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। राजनीति हमें सत्ता हासिल करनी है, सत्ता जैसे हासिल होती है, सत्ता मान्यवर कांशीराम साहब के रास्ते से ही हासिल होगी, हम उसके साथ हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरी तरह
उसी रास्ते पर है। वोट डालने की जब हमें बारी आएगी तो हम माननीय कांसीराम साहब के बताए हुए निशान पर ही मोहर लगाएंगे। हमारा कोई राजनीतिक दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि हम अगर आप ये कहेंगे कि एक चोर, एक ईमानदार, एक बेईमान, सबको हम इकट्ठा करके कहेंगे भाई आप सब एक हो जाइए, तो ये संभव नहीं है। कई संगठन मनुवादी ने जिस प्रकार से पहले हमें जातियों में तोड़ा, हम जातियों में बढ़ गए, फिर लड़ते रहे। जब उन्होंने देखा कि ये जातियां माननीय कांसीराम साहब ने एक करने की बात कर दी, बुद्ध का ज्ञान आ गया इनको, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने लगे। आज कई प्रकार की जाति के लोग रोटी और बेटी व्यवहार करने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इनको अगला कदम उनका है कि संगठन के माध्यम से इन्हें तोड़ा जाए, क्योंकि सत्ता तक नहीं पहुंचने देने के लिए सबसे बड़ा कारण होता है सत्ता तक नहीं पहुंचने देना। उसके लिए सबसे बड़ा आज का कारण बना हुआ संगठन। अब संगठन 10,000 हैं। अब 10,000 संगठनों में से अगर किसी को चुनाव के समय 10 करोड़ 20 करोड़ की फंडिंग होती है और उसे कहा जाता है कि सिर्फ तुम्हें चुनाव लड़ना और अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, तो 2-5 करोड़ खर्च करके चुनाव लड़ लेते हैं और उसके बाद में फिर वो 8-10 करोड़ लेके 5 साल ऐश करते हैं। तो ऐसे संगठनों से हम बात करने से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए राजनीतिक पार्टी जो माननीय कांसीराम साहब ने हमें लक्ष्य बताया है, वो हमारा स्पष्ट लक्ष्य है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोगों को इसमें कोई संशय नहीं है। ना हम कांग्रेस का प्रचार करते हैं, ना बीजेपी का प्रचार करते हैं और ना ही भविष्य में करेंगे। हमारे लिए माननीय कांसीराम साहब का आदेश मतलब फाइनल आदेश है। उसके अलावा हम कहीं नहीं जा सकते। रहा सवाल धर्म का मामला, संस्कृति का मामला, तो उसमें जो भिन्नताएं आ रही हैं, कोई रविदासीय धर्म को मान रहा है, कहीं कोई कुछ को मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें तथागत बुद्ध का ही धर्म आज दुनिया में एकमात्र ऐसा है जो हमें एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला सकता है, क्योंकि वर्तमान में हम कहीं दलितों में बटे हुए हैं, कहीं कुछ में बटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में दुनिया में हमें अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए बुद्ध का ही मार्ग ऐसा मार्ग है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताया है। उसके माध्यम से हम अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान बना सकते हैं। तो माननीय आप ये याद रखिए कि जो अभी मरकज कांड हुआ था, तो मुसलमानों पर भारत की मीडिया ने, भारत के प्रधानमंत्री, राजनीतिक लोगों ने पूरी तरह से मुसलमान धर्म को टारगेट करके उन्होंने प्रचार किया था और उस प्रचार के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया था कि अगर आप यहाँ मुसलमान ही कोरोना फैला रहे हैं, इस बात को संज्ञान अंतरराष्ट्रीय लेवल पे 52 देश के मुसलमान राष्ट्र के जो नेतृत्वकर्ता थे उन लोगों ने लिया। उनने पीएमओ को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि आप एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। आज आप उससे संबंधित यूट्यूब पर भी कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, सारी मीडिया ने तक पूरी पोस्टें हटा दी हैं। तो ये होता है अंतरराष्ट्रीय दबाव। तो जब हमारी आज 90-100 कंट्री ऐसी हैं जहाँ बुद्धिस्ट है, वो अभी उस दिन विरदी साहब बता रहे थे कि इंग्लैंड जैसे देश में जो वहाँ ईसाइयत है, वहां भी आज बुद्धिज्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो दुनिया बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रही है, तो हमें एक होने की आवश्यकता है। हमें एक सांस्कृतिक रूप से रहेंगे तो हमारा एक मन रहेगा, एक संस्कृति रहेगी, एक दिशा रहेगी। और जातिविहीन समाज की बिना स्थापना किए हम सत्ता में भी नहीं पहुंच सकते। तो हमें गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के साथ साथ धर्म का काम भी करना है। और राजनीति के लिए तो हमारा तो स्पष्ट उद्देश्य है कि माननीय कांसीराम साहब का जो सपना है वो पूरा हो, उसमें हमें कोई संशय नहीं है। मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है संचालक महोदय, आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रकाश माथुर जी। मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब माननीय मुख्य अतिथि महोदय। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आपकी हेलो कट कट के आ रही सर, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, आवाज आ रही है आप? हाँ हाँ जी जी जी। तो आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। ये बहुत अच्छी बात माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने बताई है कि आज हम तमाम प्रकार की बात कर कायम नहीं की है। ये सबसे बड़ा जवाब आपको है। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में, यदि कोई साथी और अपनी बात रखने के लिए हैंड्स अप कर दें और उनका माइक कर दिया जाएगा। तो हमारे बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय मास्टर बादल बोस साहब जी जुड़े हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय कार्यवाहक साधुवाद। संचालक जी, अब मीटिंग तो जी कंटिन्यू करें। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ने अपनी बात रखी
और प्रश्न पूछना चाहिए, सबको पूछना चाहिए। प्रश्न पूछना अच्छी बात है और प्रश्नों के अनुसार उत्तर भी सभी साथियों को मिल जाते हैं। प्रश्न एक साथी पूछते हैं लेकिन उत्तर उसका सभी साथियों तक मिल जाता है। तो हो सकते इसी प्रकार के या समान मिलते जुलते सवाल किसी और साथी के भी होंगे, उन्हें भी उत्तर मिल जाते हैं। तो हमारे मुख्य अतिथि जी ने माननीय माथुर साहब को संतुष्ट किया है और इसमें 2-3 बातें निकल के आई हैं। समस्या, ऐसा कोई सा काल नहीं है और कोई सा महापुरुष नहीं है जिसके सामने समस्या नहीं रही। आप गौतम बुद्ध को देख लीजिए, कबीर साहब को देख लीजिए, शिरोमणि साहब को देख लीजिए और समस्त क्षेत्रीय गुरुओं को देख लीजिए, बाबा साहब को देख लीजिए, कांसीराम साहब को देख लीजिए। क्या इनके सामने कोई समस्या नहीं रही? क्या इनका जीवन बहुत ऐसाराम का रहा है? जो समस्याएं आज हमें दिखाई देती हैं, यही समस्याएं तथागत के समय से चली आ रही हैं। बहुमत के आधार पर कोई भी फैसला ले लेना, फैसले के पीछे ये नहीं देखा जाता कि इसमें मानव कल्याणकारी हित है कि अहित है। और जो अपने आप को सुपरमेसी ऑफ कास्ट समझते हैं, ये बुद्ध के समय से लेकर आज तक ये यथावत हैं। ये सबके सामने आप किसी भी महापुरुष को उठा के देखोगे, आप अपनी तरफ से देख लीजिए कि आपको कौन मार्ग में रोड़े अटकाता है, आपके पैरों में कौन बेड़ियां डालता है। आप राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ेंगे तो कौन आपको अड़चन पैदा करता है। आप सामाजिक क्षेत्र में बढ़ेंगे, आपको कौन अड़चन पैदा करता है। आप धार्मिक क्षेत्र में बढ़ेंगे, आपको कौन अड़चन करता है। आप भाईचारे की तरफ बढ़ेंगे, आपको कौन अड़चन पैदा करता है। यही अड़चन है जो कि तो हमारे संगठनों के साथ है। जैसे कि अध्यक्ष जी ने उल्लेख किया राजनीतिक विंग का, उनके सामने ये सेम समस्या थी, लेकिन कांसीराम साहब ने कहा कि आपको जातियों के आधार पर बड़े पैमाने पर तोड़ा गया है और मैं बड़े पैमाने पर टूटे हुए इस समाज को एक दूसरे की जैसी समान जाति में भाईचारा पैदा करूंगा और उस भाईचारे के आधार पर समाज को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया है उसको बड़े पैमाने पर जोड़ेंगे। और जिन्होंने आपको जाति दी है, जाति एक ऐसी जाति है जो कभी जाति ही नहीं है। गौतम बुद्ध के समय से लेकर देख लीजिए आज तक इसका जो नाम है जाति, जी कभी जाति नहीं। तो मानवर साहब ने कहा कि मत जा। उन्होंने इसकी प्रवृत्ति पहचानी और प्रवृत्ति के आधार पर समाज को ट्रेंड किया। तो मानवर साहब ने बताया कि जाति क्या है, कि जाति एक ऐसी तलवार है जिसकी दोनों तरफ धार है। अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया तो सामने वाला धका के इसके आपको काटे, और आपने इसको धकाना शुरू किया तो सामने वाला कटे। अच्छे से समझाई मानवर साहब ने कि जाति एक दोनों तरफ धार वाली तलवार है। अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया तो सामने वाला धक्का देकर आपको काटे, और आपने इसका उपयोग किया तो सामने वाले को कटे। तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, इसी जाति का उपयोग कर दो जातियों को जोड़कर आपको जो काम तथागत ने किया था सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्रों में जो का तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लागू किया। और इस भारतीय संविधान में सभी सुविधाएं होने के साथ साथ मानवर साहब ने लागू करवाने की कोशिश की। उन्होंने नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जहां से बाबा साहब ने छोड़ा था वहीं से लागू किया। तो जो समस्याएं बुद्ध को थी, बुद्ध के सामने थी, वही समस्याएं बाबा साहब के सामने थी, वही समस्याएं रविदास, कबीरदास साहब और संत गुरु महापुरुष सबके सामने थी। कुछ जातियों के रूप में तोड़े गए हैं, कुछ धार्मिक संगठनों के नाम पर तोड़े गए हैं,
कुछ राजनीतिक संगठनों के नाम पर तोड़े गए हैं, कुछ गुलामों के संगठनों के नाम पर तोड़े गए। तो मानवर साहब ने कहा कि सबसे पहले हमें गुलामों के गुलाम संगठनों को सबक सिखाना है, उनको सही मार्ग दिखाना है। तो ये समस्याएं आप सबके सामने हैं, इन समस्याओं को आप चुनौती की तरह के रूप में स्वीकार करें और मार्गदर्शन प्राप्त करें जिन पर आप विश्वास करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि किसी पर विश्वास न करता हो, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करता है, तो उस व्यक्ति से आप मार्गदर्शन प्राप्त करें। जरूर नहीं है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही हो, आपका कोई भी हो सकता है मार्गदर्शक, लेकिन मार्गदर्शक ऐसा होना चाहिए कि टॉर्च तो है आपके पास, लेकिन टॉर्च में सेल नहीं है, तो आपकी टॉर्च किसी काम की नहीं है। तो यही बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भवा, टॉर्च तो हो सकती है, लेकिन टॉर्च में सेल भी होने चाहिए। और सेल भी कैसे होने चाहिए? उसमें पावर हो। अगर सेल तो है और उसमें पावर भी नहीं है, तो फिर वह सेल कोई काम का नहीं है। तो आप अपने स्वयं विवेक से चलें, ये बुद्ध का ज्ञान है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सभी महापुरुष महामानव जितने भी हुए 150 वर्ष में 150 ही महापुरुष हैं, इनके मार्गदर्शन के आधार पर समाज को जो एक सबसे खतरनाक बीमारी है कि मेरी दोस्ती विदिशा तो हो सकती है, रायसेन तो हो सकती है, भोपाल तो हो सकती है, लेकिन जिस जगह मैं हूं वहां मेरी दुश्मनी है सब लोगों से। ये जहर है, विषमता है। इस विषमता को सबसे पहले खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। कांसीराम साहब ने इसको भाईचारा कहा और बुद्ध की इस भाईचारिक मित्र व्यवहार को कबीर साहब ने कैसे कहा बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलेगा कोई, और जो दल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। आप ये दोष जब निकाल देंगे तो आपसी अनबने भी खत्म हो जाएंगी, भाईचारा बढ़ने लगेगा, एक दूसरे का सम्मान करें, यही हमारा उद्देश्य है। एक दूसरे की गरिमा बना रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और अच्छी बातें कहीं से भी मिलें। और वास्तव में सबके पास ये भेजा है। हमारे कई कैडरों में महापुरुषों ने बताया कि भेजने वाले ने भेजने के साथ आपको भेजा है, तो आप दिमाग लगाएं कि कौन सही काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं मार्केट में 20 दुकानें कपड़े की होती हैं, 20 दुकान किराने की होती है, लेकिन 20 ही चल रही है। लेकिन सबसे अच्छी दुकान कौन सी चलती है? जो ग्राहकों के दिमाग पर अपना विश्वास पैदा कर लेती है कि ये दुकान सबसे अच्छी है, हमें इससे किराना लेना है, ये दुकान सबसे अच्छी है, हमें इससे कपड़ा लेना है, ये साहूकार अच्छा है, हमें इससे उधारी लेन देन करना है, ये व्यक्ति हमें सबसे अच्छा, हमें इससे दोस्ती करना है। और जब हम स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेजते हैं तो उससे क्या कह देते हैं कि सबसे अच्छा पढ़ना वाला होशियार बच्चा हो, उससे दोस्ती करना, फालतू के लोगों से दोस्ती मत करना। तो अच्छे लोग कौन है? ये हम सब जानते हैं, अच्छा ही दिखना है। दुनिया में कितने ही कुछ हों, हमें उनकी परवाह न करते हुए चुनौतियों को स्वीकार करें, बड़े साथियों का मार्गदर्शन लें और मार्गदर्शन के आधार पर उनकी बातों को नहीं माने। मार्गदर्शन के अनुसार कौन सी समस्या के समय कौन सी परिस्थिति आए, अपने दिमाग से उसका उपयोग करें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ऐसे ही लोग हीरे तो खदान में मिल जाते हैं केवल की, लेकिन हीरों को तराशने के वाला एक कारीगर भी होना चाहिए। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हीरों को तराशने के लिए कार्य कर रही है, जो राजनीतिक क्षेत्र में भी सपोर्ट करेंगे, धार्मिक रूप में भी सपोर्ट करेंगे, आर्थिक रूप में भी युवाओं को रोजगार के लिए बात करेंगे और भाईचारे की बात भी करेंगे। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्य है। आप सबने मुझे समय दिया और समय अब काफी हो गया है। मैं आप सबसे क्षमा सहित विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बात को रखा। और अब चूंकि 1 घंटे का समय लगभग पूरा हो गया और जितने भी साथी जुड़े हैं, अब कार्यक्रम को आगे समापन की ओर ले जाते हुए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि सभ्य सत्ता के साथ आज की वेबिनार को हम समापन करेंगे। किसी को कुछ 1-2 मिनट में यदि बोलना है, कहना है, तो आप थोड़ा दे दीजिए समय, क्योंकि कोई भी साथी जो अपनी बात रखना चाहता हो तो वो अपनी बात रख
सकता है हैंड्स अप करके। बात भी हमारे रखें और बीच प्रश्न में मैं पूछना देख चाहें तो रहा प्रश्न हूँ पूछ सकते हैं। अध्यक्ष जी जुड़े प्रश्न हुए हैं, पूछ अभी सकते प्रश्न हैं। पूछ सकते हैं। प्रश्न के उत्तर अध्यक्ष जी देंगे। सुरेश कुमार मुलवास जी दिख रहे हैं हमारे यहाँ से। शायद कोई मोर ऑप्शन में हैंड्स अप का ऑप्शन होता है, राइज एंड हैंड, वहां से हैंड्स अप कर दो, कर सकते हैं आप और अपनी बात रखने के लिए। साइड में जो 3 डॉट्स बने हैं ना, मोर मोर लिखा है, वहां से एक हैंड्स अप का राइज हैंड लिखा रहता है, वहां से आप उसको कर ओपन कर सकते हैं, जिससे हम आपको बोलने का मौका दे सकें। जो भी साथी बोलना चाहें, जो भी इच्छुक हों, अपनी बात रखना चाहें, प्रश्न करना चाहें, जो भी जिज्ञासा हो, जैसे भी माथुर साहब ने बात रखी प्रकाश जी ने, इसके अलावा भी कोई साथी रखना चाहें। सभी साथियों को अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आप सभी हाथ जोड़कर अपने ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और सभ्य सत्ता के साथ हम आज के वेबिनार को समाप्त करेंगे। सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चकेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमहागमा, सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चकेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमहागमा, सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चकेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमहागमा। साधु साधु साधु। सभी को पुनः एक बार नमो बुद्धाय।